नमस्कार, महीनान के खास शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनीनामा एक ऐसा वीकली शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस हफ्ते 4 खबरों के चलते फोकस में रही। पहली खबर यह है कि रिलायंस कंज्यूमर ने रस्किक ड्रिंक्स और टॉफी मैन कैंडीज नाम के 2 और एफएमसीजी ब्रांड्स का अधिग्रहण कर लिया है। इस डील से स्टेपल्स, बिस्किट्स, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी और चॉकलेट जैसे ब्रांड्स की सूची में इजाफा होगा। दूसरी खबर यह है कि रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड यानी आरबीएल ने यूके की फूड एंड ऑर्गेनिक कॉफी चेन प्रेट अ मैनेजर के साथ भारत में पहली दुकान खोलने के लिए पार्टनरशिप की है। इस तरह रिलायंस का एक और कारोबार में टाटा ग्रुप से सीधे मुकाबला होगा। तीसरी खबर यह है कि आरआईएल के बोर्ड ने अपनी सहयोगी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड यानी आरएनईएल को खुद में जोड़ने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। पिछले साल मई में बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 24 अप्रैल को आरआईएल का शेयर आधा फीसदी उछलकर बंद हुआ था। चौथी खबर यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने इंडेक्स पर शेयरों की लिस्टिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम लागू होने पर किसी कंपनी का डीमर्जर होने के बाद बनी कंपनी इंडेक्स से बाहर नहीं होगी। निफ्टी कंपनियों के डीमर्जर से बनी कंपनी कम से कम 3 दिन तक इंडेक्स में शामिल रहेगी। हालांकि कंपनी का नाम जरूर बदल जाएगा। अभी तक जो नियम है उसके तहत अगर किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तो उसे इंडेक्स से बाहर होना पड़ता है। ये नियम ऐसे समय पर बदला गया है जब देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में डीमर्जर की बातें हो रही हैं। 2 मई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जेएफएसएल के डीमर्जर को मंजूरी देने के लिए कंपनी के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की बैठक होने वाली है। 27 अप्रैल को आरआईएल का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, एचडीएफसी ग्रुप को लेकर पिछले वीकेंड पर 4 बड़ी खबरें आई थी। पहला ये कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने जुलाई में पूरे हो रहे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से पहले चुनिंदा रेगुलेटरी राहत देने की घोषणा की है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को मर्जर पूरा होने के बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 साल का समय दिया है। आरबीआई के नियमों के अनुसार घरेलू बैंकों को अपनी लोन बुक का 40% हिस्सा एग्री, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट जैसे सेक्टर्स को देना होता है। हालांकि बैंक को सीआरआर, एसएलआर और उसके साथ साथ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से जुड़े नियमों का पहले दिन से ही अनुपालन करना होगा। दूसरी खबर यह है कि आरबीआई ने एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी अर्गो में मर्जर से पहले हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी है। इस खबर के चलते एचडीएफसी लाइफ के शेयर में 24 अप्रैल को 6% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। तीसरी खबर यह है कि आरबीआई के शर्तों के मुताबिक एचडीएफसी को एजुकेशन फाइनेंस से जुड़ी सहयोगी कंपनी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी 2 साल में घटाकर 10% करनी होगी, जो कि फिलहाल 100% पर है। यही नहीं, क्रेडिला के नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। चौथी खबर यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एचडीएफसी एएमसी में एचडीएफसी लिमिटेड के कंट्रोलिंग हिस्से को एचडीएफसी बैंक को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 24 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों में 1% तक की मजबूती देखने को मिली थी। तीसरी खबर, फार्मा कंपनी इप्का लैब्स ने यूनिकैम लैब्स के एक प्रमोटर से करीब 33.5% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इप्का लैब्स ने 440 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यूनिकैम लैब्स के 2 करोड़ 35 लाख शेयर खरीदे हैं। इस हिसाब से यह सौदा 1034 करोड़ रुपए की रकम में हुआ। सोमवार को यूनिकैम लैब्स का शेयर 388 रुपये 5 पैसे के प्राइस पर बंद हुआ था, यानी कि सोमवार की क्लोजिंग से यह डील 14% के प्रीमियम पर हुई है। इप्का लैब्स के बोर्ड ने यूनिकैम लैब्स की अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 805 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस डील से इप्का लैब्स के एक्सपोर्ट कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, खासकर अमेरिका और यूरोप में, क्योंकि कंपनी के 3 प्लांट्स पर इंपोर्ट बैन के चलते अमेरिका के कारोबार पर काफी असर हुआ था। वित्त वर्ष 2022 में इप्का लैब्स की आय में एक्सपोर्ट्स का 42% योगदान था और एक्सपोर्ट्स का 47% हिस्सा केवल अमेरिका, यूरोप से आया था। वहीं यूनिकैम लैब्स से के कुल 7 प्लांट्स हैं, जिनमें एक्सपोर्ट का 80% योगदान है और केवल अमेरिका से एक्सपोर्ट का 55% से ज्यादा हिस्सा आता है। पर बाजार को यह सौदा पसंद नहीं आया, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में 157 करोड़ रुपए का यूनिकैम लैब्स ने घाटा दर्ज किया था और वित्त वर्ष 2022 में 1270 करोड़ रुपए की आय थी, पर 60% हिस्से के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च किया जा रहा है, जो कि बाजार को महंगा लगा है। 25 अप्रैल को इप्का लैब्स का शेयर 10% गिरकर और यूनिकैम लैब्स का शेयर करीब 0.5% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर,
कर्ज के तले दबी फ्यूचर रिटेल ने सोमवार को कंपनी के एसेट्स को खरीदने के लिए इच्छुक कुल 48 एंटिटीज की फाइनल सूची की घोषणा की। दिवालिया प्रक्रिया के जरिए कर्ज समाधान के लिए बोली लगाने वालों में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल, अदानी ग्रुप के अलावा जिंदल पावर, WH स्मिथ ट्रेवल और पीई फर्म जेसी फ्लावर जैसी एंटिटीज के नाम सामने आए हैं। 10 अप्रैल को खबर आई थी कि फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को खरीदने के लिए कुल 49 एंटिटीज ने शुरुआती बोली जमा की है। केवल एक एंटिटी बोमीडाला एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने रेजोल्यूशन प्लान देने से मना कर दिया, जिस वजह से इसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। फ्यूचर रिटेल के दिवालिया होने के पीछे दो बड़ी वजह है। पहला, कोविड के चलते मार्च 2022 में देश भर में हुए लॉकडाउन्स, जिससे फ्यूचर रिटेल्स के स्टोर्स वाले ज्यादातर मॉल्स बंद कर दिए गए थे। दूसरा बड़ा झटका लगा था अप्रैल 2022 में, जब कंपनी की RIL को अपना रिटेल और होलसेल कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में बेचने की डील रद्द हो गई थी। पांचवी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL ने अपने कर्ज को करीब $1 अरब घटाने में कामयाबी हासिल कर ली। सोमवार को कंपनी ने बताया कि अप्रैल महीने में मैच्योर होने वाले लोन और बॉन्ड्स के भुगतान को सफलतापूर्वक कर दिया गया है। इस भुगतान के बाद VRL पर कुल कर्ज देनदारी घटकर $6.8 अरब पर रह गई है। मार्च 2023 के अंत तक कंपनी पर कुल $7.8 अरब का कर्ज था। पिछले साल मार्च में यानी मार्च 2022 तक कंपनी पर $9.7 अरब का कर्ज बकाया था। कंपनी ने पिछले साल फरवरी में कहा था कि अगले 3 वर्षों में कर्ज में $4 अरब की कमी की जाएगी। तब से लेकर अब तक कंपनी कुल $3 अरब के कर्ज का भुगतान कर चुकी है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2024 में अच्छा प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है, जिससे कर्ज भुगतान की प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है। 25 अप्रैल को वेदांता का शेयर करीब 1% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुआ था। छठी खबर, देश के ऑटो मार्केट में एक बड़ा औद्योगिक घराना एंट्री ले सकता है। माना जा रहा है कि उद्योगपति सज्जन जिंदल का JSW ग्रुप यूके की ऑटो कंपनी MG मोटर्स की भारतीय इकाई में हिस्सेदारी खरीद सकता है। खबरें ये भी हैं कि JSW ग्रुप चीन की ऑटो कंपनी BYD की भारतीय इकाई में भी हिस्सेदारी खरीद सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि MG मोटर्स इंडिया 15 से 20% हिस्सेदारी JSW ग्रुप को बेच सकती है। ये हिस्सेदारी $2 से $2.5 अरब की वैल्यूएशन पर बिकने की संभावना है। JSW ग्रुप की ऑटो मार्केट में एंट्री की खबरों के बीच 25 अप्रैल को JSW होल्डिंग्स का शेयर 12% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। सातवीं खबर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के ED और CEO मैथ्यू जॉब ने अपने पद से इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने 24 अप्रैल को सौंपा था, जो 30 अप्रैल से लागू होगा। मैथ्यू जॉब के इस्तीफे के बाद कंपनी ने प्रोमित घोष को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा शांतनु खोसला को 1 साल के लिए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। 1 साल की अवधि पूरी होने पर शांतनु खोसला 31 दिसंबर 2025 तक नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं, पर बाजार ने मैथ्यू जॉब का इस्तीफे को काफी नेगेटिवली लिया है, क्योंकि जो रीजन दिया गया है वो बाजार को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी देखने को मिली है। जो रीजन उनकी ओर से दिए गए हैं वो ये है कि वो दूसरे करियर इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगा बाजार को, जिस वजह से 25 अप्रैल को क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का शेयर 14.25% तक की बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने ₹252.35 का नया 52 वीक लो भी टच किया था। आठवीं खबर, गुजरात सरकार की लिस्टेड कंपनी के शेयरों में 26 अप्रैल को 7 से 20% तक की दमदार तेजी देखने को मिली। दरअसल गुजरात सरकार ने लिस्टेड PSU और अनलिस्टेड कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इन कंपनियों की ओर से न्यूनतम डिविडेंड, बायबैक और बोनस शेयर जारी करने पर नई पॉलिसी जारी की गई है। गुजरात सरकार ने ये फैसला 2 कारणों से लिया है। पहला, शेयरधारकों के हितों के लिए और दूसरा, कंपनियों के वैल्यूएशन को बढ़ाने की मंशा से। इस पॉलिसी के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम 30% या नेटवर्थ का 5% डिविडेंड देना होगा। इन दोनों में से जो भी ऊंचा होगा वो डिविडेंड का बेस माना जाएगा, यानी इतना डिविडेंड न्यूनतम इन कंपनियों को देना ही होगा। साथ ही कम से कम 2000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ, 1000 करोड़ रुपए की नकदी वाली कंपनियों के लिए शेयर बायबैक यानी शेयरों को वापस खरीदना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा बोनस शेयर जारी करने को लेकर भी गाइडलाइंस आई हैं। इसके मुताबिक पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से 10 गुना ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली कंपनियों को बोनस शेयर भी जारी करना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात सरकार की 7 लिस्टेड कंपनियां हैं और सारी कंपनियां फिलहाल मुनाफे में हैं और इस फैसले से शेयरधारकों को काफी फायदा होगा और एनालिस्ट के मुताबिक आगे भी हो सकता है कि इन शेयरों में एक्शन बरकरार रहे। 26 अप्रैल को जब यह खबर आई तो GMDC, GSFC, GNFC, GSPL, PCL जैसे शेयरों में करीब 7 से 20% तक की दमदार तेजी देखने को मिली थी। 9वीं खबर, रेमंड ने अपनी सहयोगी कंपनी रेमंड कंज्यूमर केयर यानी RCCL के कंज्यूमर केयर कारोबार को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को 2825 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस कारोबार में मेल ग्रूमिंग ब्रांड पार्क एवेन्यू और कामसूत्र कॉन्डम शामिल है। इस डील से गोदरेज कंज्यूमर यानी GCPL की मेंस पर्सनल केयर और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरीज में पकड़ मजबूत हो जाएगी। जहां तक रेमंड की बात है तो वो इस कारोबार को बेचने के लिए 2 साल से ज्यादा समय से कोशिश कर रही थी, क्योंकि ग्रुप का मानना है कि ये उनके पोर्टफोलियो में नॉन कोर कारोबार है। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान के साथ साथ
लाइफस्टाइल कारोबार में निवेश करने पर होगा। रेमंड ने अपने लाइफस्टाइल कारोबार का डीमर्जर कर RCCL में ट्रांसफर करने की भी घोषणा की है, जिसे बाद में अलग से लिस्ट भी करवाया जाएगा। इस डील को लेकर चल रही बातचीत के मद्देनजर 27 अप्रैल को रेमंड का शेयर इंट्राडे में 9% तक उछला था, पर 28 अप्रैल को रेमंड और GCPL के शेयर 5% से ज्यादा टूटे थे। 10वीं खबर, अमेरिका की कंपनी ATC यानी अमेरिकन टावर कंपनी भारत से अपने कारोबार को पूरी तरह बेचने के लिए भी तैयार हो गई है। ATC अपनी भारतीय इकाई में मेजॉरिटी या पूरा 100% हिस्सा बेचकर भारत को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गई है। दरअसल कंपनी ने हाल में अपनी इकाई में 50% हिस्सा बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी, पर इसे कोई खरीदार नहीं मिला था। उस समय कंपनी की KKR और मैक्वेरी के साथ हिस्सा बिक्री के लिए बातचीत चल रही थी। माना जा रहा है कि पूरा 100% हिस्सा बेचने के लिए कंपनी की अब कनाडा की ब्रुकफील्ड और US की इंफ्रा फंड स्टोन पीक पार्टनर्स के साथ बातचीत चल रही है। ATC के पास दिसंबर 2022 तक 76,826 टावर थे और कंपनी हर टावर के लिए कम से कम $50,000 की मांग कर रही है, यानी कुल $4 अरब की एंटरप्राइज वैल्यू की मांग की जा रही है। पर ब्रुकफील्ड और स्टोन पीक पार्टनर्स कोई कंट्रोल प्रीमियम देने को तैयार नहीं है। दोनों प्रस्तावित खरीदार 2.8 से $3 अरब के वैल्यूएशन पर मोलतोल कर रहे हैं। 11वीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने तमिलनाडु बेस्ड निजी बैंक सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO N कामाकोडी को 3 साल के लिए दोबारा नियुक्त करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। N कामाकोडी का कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 को खत्म हो रहा है और 1 मई से उनको दोबारा नियुक्ति की खबर से 27 अप्रैल को सिटी यूनियन बैंक के शेयर में एक समय 10% तक का उछाल भी देखने को मिला था। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक MD एंड CEO की 3 साल के लिए दोबारा नियुक्ति को मंजूरी बैंक के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाना चाहिए, खासकर तब जब RBI ने हाल में एक बड़े निजी बैंक के MD एंड CEO को 3 साल के बजाय 2 साल के लिए ही दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। 27 अप्रैल को सिटी यूनियन बैंक का शेयर करीब 4.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 12वीं खबर, सूरत की यान और पॉलिएस्टर बनाने वाली दिवालिया कंपनी सुमित इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए कुल 8 कंपनियां दौड़ में शामिल हैं। इन कंपनियों में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोलकाता की MCPI के नाम भी सामने आए हैं। अप्रैल की शुरुआत में इन कंपनियों ने सुमित इंडस्ट्रीज के लिए शुरुआती बोली जमा की थी, जिनकी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP की ओर से जांच होगी, जिसके बाद औपचारिक बोलियां मंगवाई जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं का इस कंपनी पर 667 करोड़ रुपए का बकाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इस कंपनी के कर्ज का 65% और IDBI बैंक के पास 21% हिस्सा है। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग में असफल रहने के बाद दिसंबर 2022 में कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। 27 अप्रैल को RIL का शेयर करीब 1% उछलकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, PI इंडस्ट्रीज ने अपनी सहयोगी कंपनी PI हेल्थ साइंसेज लिमिटेड यानी PIHSL के जरिए US की फार्मा कंपनी TRM की 2 भारत में सहयोगी कंपनियों में 100% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। इन 2 कंपनियों में थेराकम रिसर्च मेडिलैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी TRM इंडिया और सोलिस फार्मा केम शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने इन एंटिटी से TRM US के चुनिंदा एसेट्स को खरीदने के लिए भी करार किया है। आपको बता दें कि TRM US अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए केमिकल कंपाउंड्स और अहम स्टार्टिंग मटेरियल्स की रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के कारोबार से जुड़ी है। ये मटेरियल्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs के साथ साथ अन्य फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी अहम है। 28 अप्रैल को PI इंडस्ट्रीज का शेयर 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ और दिन के दौरान 2 महीने की सबसे बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद यानी डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है। ऑन द रडार के जरिए और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, अदानी समूह इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि अदानी ग्रुप ने कहा है कि समूह की तब तक नया कर्ज उठाने की योजना नहीं है जब तक मौजूदा कर्ज कम नहीं हो जाता। 31 मार्च 2023 तक ग्रुप पर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस कर्ज था। दूसरी खबर यह है कि ग्रुप ने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल यानी MRO कंपनी एयरवर्क्स को 400 करोड़ रुपए में खरीदने के सौदे को रोक दिया है। डील पूरी करने की डेडलाइन 2 बार पूरी हो चुकी है और हाल ही में ये डेडलाइन Q4 FY23 की थी। 24 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर यह है कि अदानी पोर्ट्स ने 2024 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स के बायबैक की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस बॉन्ड बायबैक ऑफर पर $13 करोड़ तक का खर्च होगा, जो कंपनी के कैश रिजर्व्स यानी नकदी से किया जाएगा। इस ऑफर को पूरा करने के बाद कंपनी की वित्त वर्ष 2024 में 13 करोड़ डॉलर के 4 चरणों में कुल $52 करोड़ के और बॉन्ड्स खरीदने की योजना है, क्योंकि 22 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड ने कुल $65 करोड़ के बॉन्ड्स वापस खरीदने को मंजूरी दी थी। 25 अप्रैल को अदानी पोर्ट्स का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर यह है कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में अदानी ग्रुप की कोल खदानों से जुड़ी
3 कंपनियों से निदेशक यानी डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। 24 जनवरी को ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद उठे विवाद और दबाव के मद्देनजर विनोद अदानी 3 कंपनियों के बोर्ड से बाहर हुए हैं। गौरतलब है कि फरवरी के अंत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदानी मामले की जांच का आदेश आने से सिर्फ 3 दिन पहले विनोद अदानी ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। हालांकि उस समय ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। 27 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइज का शेयर 1/4% चढ़कर बंद हुआ था। 5वीं खबर यह है कि अदानी ग्रुप कारोबार विस्तार के लिए नए सिरे से कर्ज उठाने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए करीब $1 अरब का कर्ज उठाने की योजना है और इसके लिए कई विदेशी बैंकों के साथ ग्रुप की बातचीत चल रही है। ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद पहली बार ऐसी खबर आई है जो बताती है कि ग्रुप की तरफ से बड़े स्तर पर कर्ज उठाने की योजना है। 28 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप एकमात्र बिडर के तौर पर सामने आया है। 26 अप्रैल को लेंडर्स की ओर से करवाए गए दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी की सारी संपत्ति को खरीदने के लिए 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। माना जा रहा था टोरेंट ग्रुप और सिंगापुर की कंपनी ओकट्री भी इस नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है, पर दूसरी किसी कंपनी ने रिलायंस कैपिटल के लिए बोली नहीं लगाई है। 21 दिसंबर 2022 को रिलायंस कैपिटल की नीलामी के पहले राउंड में टोरेंट ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन बोली की अवधि खत्म होने के अगले ही दिन हिंदुजा ग्रुप ने टोरेंट ग्रुप से ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया था और उस ऑफर को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने नए सिरे से नीलामी करवाने का फैसला किया था। इस फैसले को टोरेंट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राउंड पर रोक तो नहीं लगाई थी, पर हां, ये जरूर कहा था कि नीलामी का नतीजा इस मामले में आने वाले फैसले के अधीन होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त 2023 में होगी। 27 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या CTO शशांक साठे ने इस्तीफा दे दिया है। शशांक साठे ने पर्सनल रीजंस और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कंपनी के चीफ डिजिटल ऑफिसर डॉक्टर N राजेंद्रन को CTO के पोर्टफोलियो का अंतरिम पदभार दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्रन MCX के साथ नवंबर 2021 से हैं। MCX को ज्वाइन करने से पहले वो RBI की सब्सिडरी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के CEO और डायरेक्टर के अलावा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CTO भी रह चुके हैं। 26 अप्रैल को MCX के शेयर में 6.5% की गिरावट देखने को मिली थी। चौथी खबर, एयर इंडिया के पायलटों ने सैलरी स्ट्रक्चर यानी वेतन ढांचे में बदलाव को रोकने के लिए रतन टाटा से दखल देने की अपील की है। एयर इंडिया के 1500 से ज्यादा पायलटों का आरोप है कि HR विभाग उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। एयर इंडिया ने अपने पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए 17 अप्रैल को रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर पेश किया था, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होना था, पर नए स्ट्रक्चर को पायलटों और क्रू मेंबर्स ने मानने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि एयर इंडिया ने लेबर प्रोसेसेस यानी श्रम प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है और नए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया है। मैनेजमेंट और क्रू मेंबर्स के बीच जारी गतिरोध के समाधान के लिए पायलटों की ओर से रतन टाटा को पत्र लिखकर दखल देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया और कंपनी के पायलट्स के बीच विवाद का मुद्दा है उड़ान भत्ता, जिसे घटाकर 40 घंटे कर दिया गया, जो कोविड से पहले 70 घंटे पर था। पांचवी खबर, जिंक और सिल्वर के उत्पादन से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक यानी HZL को लेकर 2 खबरें आई हैं। पहला ये कि केंद्र सरकार हो सकता है इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी ना बेचे, यानी कि सरकार इस कंपनी में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी को लंबे समय तक होल्ड कर सकती है। दरअसल सरकार के पास हिंदुस्तान जिंक की करीब 29.5% हिस्सेदारी है, जिसे सरकार OFS या दूसरे किसी माध्यम से पूरी तरह बेचना चाहती थी, पर इस हिस्सा खरीद को इच्छुक प्रस्तावित निवेशकों ने सरकार को कंपनी में छोटे हिस्से के साथ बने रहने की गुजारिश की है। आपको याद होगा कि सरकार की ओर से पेरेंट कंपनी वेदांता के ग्लोबल जिंक एसेट्स को खरीदने के प्रस्ताव पर विरोध किए जाने के बावजूद कंपनी ने इस डील के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया था। इसी के मद्देनजर प्रस्तावित निवेशकों ने सरकार के सामने अपनी प्रेफरेंस रखी थी कि वो अपना छोटा हिस्सा लंबे समय के लिए होल्ड करे। दूसरी खबर यह है कि बीते 20 साल में हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट में पहली बार नेट कर्ज की स्थिति देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी कर्ज मुक्त की बजाय नेट कर्ज में आ गई है। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक कंपनी के पास 20,665 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे, यानी कि नकदी थी, पर वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी पर 1780 करोड़ रुपए का नेट कर्ज है और कर्ज में आने की वजह है जो स्पेशल डिविडेंड दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 31,901 करोड़ रुपए के कुल डिविडेंड का भुगतान किया है। इस वजह से कंपनी को अपने खुद के क्षमता विस्तार खर्च के लिए जबरन बैंकों से पैसा उधार लेना पड़ा। 28 अप्रैल को हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 1.5% की
मजबूती के साथ बंद हुआ। छठी खबर, रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल को सैखलिन-1 तेल ब्लॉक में 20% इक्विटी हिस्से के बदले डिविडेंड पेमेंट्स का ऑफर दिया है। हालांकि ये तेल ब्लॉक भारत के लिए एक लाभदायक तेल स्रोत है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सरकारी फरमान के चलते सैखलिन-1 तेल ब्लॉक को जब्त कर लिया गया था। इस ब्लॉक में 30% इक्विटी हिस्से के साथ एक्सिन मोबिल ऑपरेटर थी, पर इस फैसले के बाद उसने रूस को छोड़ दिया। भले ही ओवीएल को इस ब्लॉक में अपना 20% इक्विटी हिस्सा वापस मिल गया है, पर रूस की कंपनी रोजनेफ्ट इक्विटी हिस्से के बराबर तेल देने के बजाय डिविडेंड की पेशकश कर रही है, जबकि ओवीएल अपने 20% इक्विटी हिस्से के बराबर तेल की मांग कर रही है। रूस पर लगी पाबंदी को चलते वहां से भारत में पैसे भेजना काफी मुश्किल हो गया है। हाल में ओपेक की ओर से उत्पादन कटौती के फैसले के बाद क्रूड कीमतों में उछाल से भारत के लिए डिविडेंड के बजाय तेल मिलना ज्यादा अहम और फायदेमंद होगा। 24 अप्रैल को ओएनजीसी का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ। सातवीं खबर, देश के बड़े औद्योगिक घराने हिंदुजा ग्रुप के बीच संपत्ति को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है, जिस वजह से दुनिया भर में हिंदुजा समूह के कारोबार को लेकर अनिश्चितता बढ़ने की आशंका है। चारों हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े श्रीचंद हिंदुजा के एक वकील ने सोमवार को लंदन की कोर्ट में यह बयान दिया है। वकील ने कोर्ट को बताया कि हिंदुजा परिवार के सदस्यों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बढ़ सकते हैं, जिस वजह से परिवार के सदस्यों के बीच खटास बढ़ेगी। हिंदुजा समूह का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। आठवीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में दोबारा नियुक्त करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पद छोड़ने के बाद 21 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक के 99% शेयरधारकों ने उदय कोटक को बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में दोबारा चुनने के पक्ष में वोटिंग की। आपको बता दें कि उदय कोटक का कार्यकाल 30 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। हालांकि किसी बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या ये डायरेक्टर बैंक के बोर्ड में शामिल होने के लिए जरूरी नॉर्म्स यानी मापदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। अगर आरबीआई को लगता है कि नियुक्ति जरूरी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर नहीं की गई है, तो वो इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप कर सकता है। अब नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। बैंकों पर आरबीआई के अप्रैल 2021 के दिशा निर्देशों के अनुसार जो प्रमोटर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, वो 12 साल से ज्यादा समय तक अपने पदों पर नहीं बने रह सकते हैं, लेकिन आरबीआई चाहे तो कार्यकाल को 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी देते समय आरबीआई ये चेक करता है कि बैंक के उनके कार्यकाल में कितनी तरक्की की है। 26 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1/4% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने एलआईसी के एक डीलर समेत कुल 5 एंटिटीज पर शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक लगा दी है। बाकी 4 एंटिटीज में इस डीलर के रिश्तेदारों के नाम ही सामने आए हैं। एलआईसी के इस डीलर को फ्रंट रनिंग के आरोप में पकड़ा गया है। इन आरोपों में 3 इंडिविजुअल्स और 2 एंटिटीज के नाम सामने आए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी का नाम योगेश गर्ग है, जो एलआईसी के इन्वेस्टमेंट विभाग में काम कर रहा था और 2011 से एलआईसी का कर्मचारी है। सेबी के फैसले के मुताबिक योगेश अब शेयर बाजार में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही योगेश गर्ग के 4 रिश्तेदारों को भी शेयर बाजार से बैन किया गया है। इन सभी पर 2.44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और ये रकम लौटाने का भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये डीलर प्राइवेट इंफॉर्मेशन के आधार पर दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रेड करता था। फिलहाल एलआईसी ने इस आरोपी का तबादला कर दिया है, पर इन आरोपियों के बैंक खातों से रकम निकासी पर भी सेबी ने रोक लगा दी है। फ्रंट रनिंग का मतलब है कि कंपनी के अंदर की जानकारियों के आधार पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के जरिए लाभ कमाना, जो कि गैर कानूनी है। 28 अप्रैल को एलआईसी का शेयर करीब 1/4% चढ़कर बंद हुआ था। 10वीं खबर, टेलीकॉम टावर चलाने वाली कंपनी इंडस टावर्स वीआई को बकाया रकम का भुगतान करने पर जोर दे रही है। साथ ही इंडस टावर्स ने वोडाफोन आइडिया को कोई नए पेमेंट प्लान की मंजूरी देने से भी इनकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस टावर्स की ओर से चौथी तिमाही के लिए जारी नतीजों के मुताबिक कंपनी ने वोडाफोन आइडिया से बकाया रकम के चलते बैड डेट के लिए जो प्रोविजनिंग की है वो 5,400 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। वोडाफोन आइडिया के मौजूदा पेमेंट प्लान के मुताबिक कंपनी ने जनवरी 2023 से पूरे 100% बकाया के भुगतान की कमिटमेंट की थी और 31 दिसंबर 2022 तक जमा हुई रकम को भी 7 महीने में अदा करने के लिए कहा था। 28 अप्रैल को इंडस टावर्स का शेयर करीब 7% चढ़कर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। गूगल प्ले स्टोर मामले में सोमवार को जारी सिंगल जज के फैसले को गूगल ने मंगलवार को चुनौती देने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ गूगल की अपील के चलते बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीसीआई और एडीआईएफ को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गूगल की तत्काल सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सोमवार को आए फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई को डिजिटल
स्टार्टअप्स की संस्था द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन यानी ADIF की शिकायतों पर 26 अप्रैल तक सुनवाई करने के लिए कहा था। ADIF ने गूगल पर 25 अक्टूबर 2022 को आए CCI के फैसले का अनुपालन ना करने के चलते कार्रवाई शुरू करने की अपील की थी। दूसरी खबर, देश का सबसे मूल्यवान फिनटेक स्टार्टअप फोनपे अब गूगल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। फोनपे भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक डेडिकेटेड ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रही है। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस ऐप स्टोर पर कस्टमर्स को हाइपर लोकलाइज सर्विस ऑफर करेगी। अभी इस मार्केट पर भारत में गूगल प्ले स्टोर का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली है। फोनपे में अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का भी निवेश है। फोनपे अब गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए ऐसा वैकल्पिक ऐप स्टोर लाने की तैयारी कर रही है जो 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा और जिस पर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे लाइव चैट की सुविधा मिलेगी। तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक्स, अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आपकी पसंद के बारे में पता चलता है। तो अगले हफ्ते शनिवार शाम को इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।